भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। थोड़ा फेस्टिव वीक चल रहा है अभी तो। हाँ सौरभ, और फेस्टिव वीक एक डॉली का, सौरभ आपने सुना क्या? अभी हाल ही में उससे जो ओपन एआई जो कंपनी उसे चलाती थी, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप कुछ टेक्स्ट डालो और उससे वो एक चित्र बना देता है इंटरनेट पे। वैसे मैंने ट्राई किया, प्रणय कुटस्थाने एंड सौरभ चंद्रा ऑन पॉडकास्ट, उसने और ही किसी का चेहरा दे दिया, लेकिन अच्छा। वो मैंने कोशिश तो की थी। तो वो एक सॉफ्टवेयर है, उसको ओपन कर दिया है, मतलब अब कोई भी इंसान उस पर जाके खुद से चित्र बना सकता है। तो हमें लगा इसके ऊपर बात करनी चाहिए, पुलियाबाजी होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता हम दोनों तो अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं तो नहीं हूँ, तो इसीलिए हम लोग एक आर्टिस्ट को लेकर आएंगे इस एपिसोड पे और इससे बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ है कार्टूनिस्ट और लेखिका ख्याति पाठक, और ख्याति काफी कार्टून्स बनाती हैं, काफी स्टोरीज बनाती हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ख्याति से बात की जाए इस विषय पर। तो ख्याति, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। शुक्रिया पुलियाबाजी में मुझे शामिल करने के लिए। मैं पुलियाबाजी की श्रोता रह चुकी हूँ, तो अभी इस पुलियाबाजी में जुड़ने में मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। तो देखते हैं। सही है ख्याति। तो सबसे पहले तो ये डॉली के बारे में जानने से पहले मैं जानना चाहता हूँ, सबसे पहला एपिसोड सौरभ हम लोगों ने जो किया था वो एआई पर ही था। ये एआई क्या है, और वो तो जनवरी 2018 में किया था, तो तकरीबन हो गए 4 साल उसको। तो उस एपिसोड के बाद से आज तक जो भी हुआ है एआई के क्षेत्र में, तो आपने आपके कुछ विचार बदले हैं क्या, या कुछ मॉडिफिकेशन आया है क्या आपकी सोच में इस क्षेत्र में? नहीं, कोई मोटे तौर पे तो नहीं बदले हैं प्रणय। मेरे को अभी भी लगता है कि जिसको लोग ऐसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, या फिर इस तरह से बोलते हैं कि भाई एआई एकदम ह्यूमन जैसा हो जाएगा, या ह्यूमन कॉन्शियसनेस, क्या, ऐसे बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। और शायद एक पुलियाबाजी उन सब सवालों के लिए बहुत छोटी है। तो वो मुझे लगता है वो बड़े बड़े सवाल अभी भी हम उनकी सरफेस स्क्रैच ही कर रहे हैं, और हम काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और काफी प्रोग्रेस करते हुए ये भी समझ रहे हैं कि अरे अभी भी हमको नहीं पता है, अभी भी हमको ठीक से नहीं पता है कि इंसान का दिमाग ही कैसे चलता है, अभी भी हमको ठीक से नहीं पता है कि मक्खी का दिमाग कैसे चलता है। इंसान तो बहुत दूर की चीज हो गई, ठीक है। तो स्पेशली खासकर अगर तुम ये एनर्जी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मतलब ये इतने बड़े बड़े जो मॉडल्स हैं सब हैं, ये मतलब किलोवाट टाइप की एनर्जी ले जाते हैं। और एक मक्खी जो है उसमें माइक्रोवाट भी नहीं जा रहा होता है, ठीक है, और वो क्या क्या नहीं कर रही होती है उतनी एनर्जी में। तो एक इंसान भी जो है, इंसान का ब्रेन लगभग कुछ 25 वॉट टाइप में चलता है पावर में, है ना। तो इतना कुछ हम 25 वॉट में करते हैं। 25 वॉट में तो मतलब आपका जो आप जिस भी डिवाइस पे भी सुन रहे होंगे वो इससे शायद ज्यादा ही ले रहा होगा, है ना। तो हम बहुत कुछ अभी नहीं समझते हैं, और बहुत कुछ अभी भी समझना बाकी है। लेकिन जितना हमको आता है उसी में लोग कमाल दिखा रहे हैं भाई, ठीक है। जैसे ये जो डाली है या डॉली, जिस भी तरह से, मुझे मालूम नहीं इसको असली में कैसे बुलाते हैं, क्योंकि वो एक पिक्सार की मूवी थी, उसमें वॉली नाम का कैरेक्टर था, और साल्वाडोर डाली हैं जो आर्टिस्ट, उन दोनों के नाम को जोड़ के बनाया गया है। तो आई थिंक डाली या डॉली कुछ भी बुला सकते। तो वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब हमेशा हमने शायद पिछली बार भी ये चीज डिस्कस की थी कि अक्सर लोग ऐसा बोलते रहते हैं कि क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि ये तो हो गया, है ना। मतलब ये तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉपर हमने आर्टिफिशियली एक इंसान को रेप्लिकेट कर दिया टाइप से। तो बहुत पुराना था जो ट्यूरिंग टेस्ट, कि अगर आप किसी से बात करें और आप नहीं समझ पाए कि सामने वाला इंसान है या कंप्यूटर है, तो वो फिर हो गया काम। उसके बाद लोग फिर सोचते थे कि ये चेस बड़ा दिमाग वाला गेम है, तो चेस खेलने लगेंगे कंप्यूटर, तो हो गया काम। अब चेस खेल लिया कंप्यूटर ने 90s में, फिर लोगों ने बोला अरे ठीक है यार, चेस में तो रूल्स होते हैं, इतना छोटा सा बोर्ड होता है, तो खेल ही लेगा ना कंप्यूटर चेस, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। फिर लोग बोलते थे नहीं चेस तो हो गया, अगर इंसान में खास चीज है उसकी आंखें वगैरह, राइट। तो अगर आप देखने वाले काम अच्छे से करने लगे, तो फिर वो CNN वगैरह वाले जो नेटवर्क आए, तो 2014 से तो देखने में कंप्यूटर आगे निकल गया इंसान से ना।
तो अभी देख करके चीजें फटाफट देख करके उनको परखना, उनमें कमियां निकालना, उनसे कुछ चीज जोड़ना घटाना बहुत ही बढ़िया है। कंप्यूटर ऑलरेडी हो गया, तो भी लोगों ने कहा अरे कंप्यूटर तो करेगा ही फास्ट, कैमरे हैं हमारी आंखों से बढ़िया है, कंप्यूटर में ज्यादा होता है, तो इसको थोड़ी बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उस समय फिर लोगों ने कहा ठीक है, देखने में क्या जाता है, आर्ट बना के दिखाए, क्रिएटिविटी करके दिखाए, है क्रिएटिविटी करेगा तो फिर कोई बात मानेंगे, क्रिएटिविटी सिर्फ इंसान कर सकता है, ठीक है। फिर बीच बीच में इक्का दुक्का म्यूजिक, पेंटिंग्स वगैरह कंप्यूटर से बन के आई, लेकिन फिर ये डाली ने तो कमाल कर दिया, जिसको ये जनरेटिव नेटवर्क बोलते हैं, और अब बहुत है, स्टेबल डिफ्यूजन वगैरह, ओपन सोर्स भी है, डाली तो प्रोप्राइटरी पेड है और स्टेबल डिफ्यूजन तो ओपन सोर्स है। तो वो भी हुआ, पहले लोगों ने सोचा ओपन एआई ने कुछ कमाल कर दिया, जैसे तुमने इंट्रोडक्शन ही ओपन एआई की तरफ से, उसके बाद कितने सारे लोगों ने निकाल दिया पता है, विद इन लाइक हफ्तों महीनों में, है मतलब 5-10 है इस तरीके के, ठीक है, एकदम फ्री के, आप डाउनलोड कीजिए और करिए। अभी भी उनको एकदम इंस्टेंटेनियस नहीं है, टाइम लगता है उनको, और कंप्यूटिंग पावर बहुत लगती है ये सब करने में, पर जबरदस्त पेंटिंग्स और ये सब बनाता है। आप बोल नहीं सकते देख के कि उसमें क्रिएटिविटी नहीं है या इसमें, तो ये सब चीजें आई थिंक हमको मजबूर भी करती हैं पूछने के लिए ये क्रिएटिविटी होती क्या है, ठीक है, ये क्या है क्रिएटिविटी, और वो हम पूछेंगे क्योंकि हमको पता है कि भाई यही जो डाली है ये समझदार तो नहीं है, सबको मालूम है, ठीक है, पर ये कमाल की चीजें बना रहा है। तो अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत दूर है, लेकिन क्रिएटिविटी वाला जो आर्गुमेंट था वो भी चला गया अभी। तो मुझे लगता है ये, इससे हमको ये समझ में आता है कि हमको सवाल ही समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर तुमको एक बड़ा फेमस नॉवल है ना, हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी, तो उसमें वो पूछते हैं, छोटी सी कहानी है, मैं फटाफट बताता हूँ लेकिन दर्शकों के लिए अच्छी रहे, तो उसमें वो लोग ना जाकर के एक बहुत बड़े कंप्यूटर से पूछते हैं, भैया तुम जो अल्टीमेट आंसर है ना वो हमको बता दो। तो बोलते हैं किस चीज का, भाई यार सब चीज का, लाइफ, यूनिवर्स, एवरीथिंग, सबका ये अल्टीमेट आंसर क्या होता है। तो वो कुछ हजारों साल लगाता है कंप्यूटर और बोलता है 42। फाइनली वो चकरा जाते हैं कि भैया ये क्या चक्कर है। फिर कहते हैं अच्छा सवाल क्या था। तो फिर पूछते हैं कि यार कंप्यूटर से पूछते तो यार ये सवाल क्या है ये तो बताओ। कहता ये बताने में तो लाखों साल लगेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये 42 बहुत फेमस है, पर ये जो अगला वाला एपिसोड है वो उस कहानी का इतना फेमस नहीं है कि जब वो कंप्यूटर से पूछते हैं कि ये सवाल क्या है जिसका ये जवाब है, तो कहते हैं ये सवाल ढूंढने में तो ज्यादा समय लगेगा। तो आई थिंक ये हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में कुछ उसी जगह पर हैं जहां पे हमको बहुत सवाल जवाब मिलते जा रहे हैं, और फिर हमको हर बार सोचना पड़ता है सवाल क्या है। राइट, बिल्कुल। तो ख्याति, ठीक है, इस गहन फिलॉसफी के बाद में हम जरा एकदम, आप आर्टिस्ट हैं तो जरा प्रैक्टिकल इसमें आते हैं। आप किस तरह से देखती हैं डाली को और स्टेबल डिफ्यूजन को? आपको देख के, पहली बात आपको देख के लगा ना कि चीज तो बढ़िया बनाता है, राइट? हाँ, मैंने भी पहले ट्राई करके देखी और मैंने सोचा अच्छा इसमें से क्या यूज कर सकती हूँ। और इनफैक्ट मैंने ऐसे कुछ भी प्रॉम्प्ट्स डाले कि जो मैंने कुछ चित्र बनाया था, मुझे एक चिल्ड्रंस बुक पब्लिकेशन के लिए डालना था, तो मैंने ऐसे फ्रॉग एज एन ऑर्केस्ट्रा टाइप का एक था मेरे दिमाग में, तो जिसका मैंने बनाया था। तो मैंने वो प्रॉम्प्ट भी डाल के देखा और ठीक है, 4 में से 1 प्रॉम्प्ट काफी ठीक ठाक आया है। मतलब अभी तो वो शुरू हुआ है, अगले शायद 2 साल में वो सच में, मतलब जो मैंने बनाया था 1 दिन का पूरा समय लगा के, उससे तो आई थिंक बड़ा और बेहतर भी कर पाएगा वो। तो हाँ, तो आई थिंक आर्टिस्ट ऑलरेडी ये देख रहे हैं कि ये हो रहा है और वो ट्राई भी कर रहे हैं कि इसे यूज करें, कैसे यूज करें। उनको ये भी लग रहा है कि अच्छा कल अब जितना हम ये नया टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमें भी शायद बदलना पड़ेगा, उसे यूज करके क्या हम अपने काम में वो ला सकते हैं ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। पर इसका मतलब क्या आगे और क्या होने वाला है, इस पे थोड़ी लोगों के मन में शंकाएं भी है कि इसका असर क्या होने वाला है इसमें। लेकिन ज्यादा जाने से पहले मुझे आपके एक जो आपका जो पहला एपिसोड था पुलियाबाजी का, जो जिसपे भी आपने एआई पे ही बात की थी, तो उसमें आपने एक बात बताई थी एलन ट्यूरिंग के टेस्ट के बारे में, कि एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट डिवाइस किया था कि एक कमरे में अगर एक रिसर्चर बैठा है और वो समझो कि कोई एक सवाल या अपना रिसर्च क्वेश्चन एक साइड किसी ह्यूमन बीइंग को पूछता है और दूसरी साइड एक एआई को पूछता है, तो अगर वो बता नहीं पाता है रिजल्ट में से कि
कौन एआई है और कौन नहीं है इंसान है, राइट? तो कहीं ना कहीं वो लिमिटेड सेंस में वो एलन ट्यूरिंग टेस्ट पास होता है। तो इसका अभी आप देखेंगे तो पिछले साल किसी आर्टिस्ट ने एक आर्ट कंपटीशन के लिए अपना सबमिशन एआई के द्वारा बनाया हुआ सबमिशन डाला था और वो जीत गया वो वाली पर्टिकुलर और लोगों को पता नहीं चला कि ये एक्चुअली एक एआई ने बनाया है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, हम जनरल इंटेलिजेंस तक तो नहीं गए, बट एक लिमिटेड सेंस में तो ये अचीव हुआ है कि इंसान का काम और एक कंप्यूटर मशीन मतलब एआई के जनरेटेड काम में इतना हम फर्क पता नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है। और दूसरा मतलब अभी देखिए डिजिटल आर्ट में भी ऑलरेडी बहुत चीजें आ चुकी है, मतलब इसके पहले भी कि आर्टिस्ट ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स यूज करने लगे हैं पिछले 20 सालों में, राइट? तो जो पहले था कि पहले की जनरेशन के जो एक आर्टिस्ट होते थे ना, उनको एक हर चीज पेपर पे लिखनी पड़ती थी। मतलब बिल वॉटरसन का जो कार्टून बना हुआ है वो एक्चुअली हर फ्रेम एक पेपर पे बनी हुई है, तो अगर उसको गलती करनी है तो उसको पूरा वापस बनाना है, राइट? अगर वो गलती करेगा तो उसे पूरा चीज वापस बनाना पड़ेगा। लेकिन पिछले 20 सालों में ऑलरेडी आर्टिस्ट बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको कुछ गलती होती है तो Ctrl+Z दबाओ और वापस शुरू हो जाओ बेसिकली, है ना? और लेयर्स यूज करते हैं, बहुत चीजें यूज करते हैं, लोग रिसाइज कर सकते हैं। तो एक्चुअली बहुत सारा टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज हो रहा था। तो ये ऑलरेडी एक डिबेट थी कि अगर आपने डिजिटल टूल्स यूज करके बनाया है तो क्या वो बेहतर आर्ट है कि अगर आप अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से बना रहे हैं, कैनवस पे पेंट कर रहे हैं, तो क्या वो बेटर आर्ट है, राइट? तो ये डिबेट ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ जारी है, बट इसका एक प्रकार के सेटलमेंट ये हुआ है कि आज देखेंगे हम तो कितना सारा आर्ट जो हम ऑनलाइन देख रहे हैं, राइट? सोशल मीडिया पे लोग इतना सारा आर्ट देखेंगे, तो वो सारा आर्ट ज्यादातर अभी डिजिटल टूल से बनने लगा है एक्चुअली। तो अब ये ओपन एआई ने नया क्या किया है, राइट? तो जो जैसे फोटोशॉप में बहुत सारी चीजें हो सकती है कि आप फोटो को चेंज कर सकते हो, बहुत तरीके से एडिट कर सकते हो, दो फोटोज को लोग मिलाते हैं। ग्राफिक आर्टिस्ट बेसिकली ये काम करते हैं ना कि अगर मुझे एक इमेजिनरी ऐसा चित्र बनाना है कि यूनिवर्स जैसे कि कॉस्मोस का एक पिक्चर बनाना है, समझिए कि ब्रह्मांड का एक कुछ पोर्ट्रेल करना है कि ये पर्टिकुलर गैलेक्सी कैसी दिखेगी, तो ग्राफिक आर्टिस्ट ये सब टूल्स यूज करके इसको बहुत अच्छी तरह से चित्रण बनाते हैं, राइट? तो अभी एआई ने, ये ओपन एआई ने ऐसा बीच में नया क्या कर दिया है जो मतलब अभी तक नहीं हुआ था। तो उसमें मुझे इसका जो इंटेलिजेंस पार्ट वाला मुझे लगता है कि एक एग्जांपल है जो इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वो क्रिएटिविटी की ओर कैसे गया है। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल एक प्रॉम्प्ट है एवोकाडो चेयर। तो अभी एवोकाडो चेयर अगर आपको ये बताया जाए कि आप एक एवोकाडो चेयर बनाइए, राइट? तो अब ये दो ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली एक दूसरे से बहुत ही अलग है, राइट? आपको पहले पता होना चाहिए एवोकाडो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि चेयर क्या है, राइट? और अब उनको दोनों को जोड़ने का कोई ऑब्वियस तरीका नहीं है। मतलब वो आपको मतलब आप 1000 तरीके से जोड़ सकते हो, ठीक है? मतलब मेरे से पूछोगे तो मैं सिर्फ एवोकाडो को बैठा दूंगा चेयर पे, उतना ही सोच सकता हूँ। तो जैसे कि अगर कोई मुझे बता था कि एक पप्पी ऑन अ सोफा अगर बनाना है, तो मुझे लगता है उसमें इंटेलिजेंस वाला पार्ट नहीं है कि ठीक है, कंप्यूटर उसको एक पार्स कर सकता है एक इमेज को और वो बोलेगा ठीक है ये सोफा का इमेज है और एक पपी का इमेज है, वो दोनों को जोड़ लेगा। तो फिर भी हम बोलेंगे ठीक है, ये तो मतलब कॉपी पेस्ट टाइप का काम हुआ, इसमें क्या इंटेलिजेंस कहाँ से आ गई? पर एवोकाडो चेयर को बनाने के लिए उसको कुछ और करना पड़ा, राइट? और वो जो बना है एक्चुअली आप देखोगे वो काफी फेमस अभी इमेज बन चुकी है, तो श्रोता भी जाके देख सकते हैं कि एवोकाडो चेयर कैसा दिखता है। तो उन्होंने ये बनाया और वो एक्चुअली हमें देख के बोल सकते अच्छा हाँ, मतलब ये एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग एवोकाडो चेयर है। मतलब तो इसमें एक कल्पना की एक छलांग है ना, जिसमें जो ऑब्वियस नहीं थी, जो एआई ने लगाई। और वो किस तरह से लगाई, क्योंकि ये सारे फाइनली एक एल्गोरिदम रन कर रहा है जो सारी तस्वीरों को वो एनालाइज कर रहा है जो अभी आपके पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो वो सारी तस्वीरों को वो पार्स करता है ये समझने के लिए ठीक है इसका ऑल्ट टेक्स्ट क्या कहता है कि अच्छा ये एक कार की इमेज है, उसका ऑल्ट टेक्स्ट बोलता है ये कार है, ठीक है? तो उससे वो समझ में आता है अच्छा इस प्रकार का डिजाइन का बनने वाली चीज इसको कार है, ये एक एरोप्लेन है। तो इस तरह से वो ऑब्जेक्ट को समझता है और फिर वो सिमिलरली सेकेंड लेवल पे और जाके वो सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस भी ढूंढता है कि अगर पिकासो के स्टाइल का पेंटिंग बनाना है
तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये भी पिकासो का स्टाइल है, ये भी पिकासो का स्टाइल है, ये भी हो सकता है। तो ये सारी पैटर्न्स को उसका जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उसने सीखा है और उसको ज्यादा से ज्यादा फाइन ट्यून करते करते अब वो यहाँ पहुंचे हैं कि अब और भी आगे होगा और भी वो बेहतर होता जा रहा है। तो और जितना लोग यूज करेंगे उतना बेहतर होता जाएगा, क्योंकि डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो और वो बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क ही है, ऐसा कोई अलग टाइप का एल्गोरिथम नहीं है, बहुत ही बड़ा न्यूरल नेटवर्क है जिस तरह से उसको डिजाइन किया गया है, स्टेबल डिफ्यूजन वगैरह को। और ओपन सोर्स है जो हमारे टेक्निकल लोग, तो ये है। और एक और जीपीटी जिसको बोलते हैं, वो एक दूसरा बड़ा ब्रेक थ्रू है जब से हमने लास्ट किया है। मतलब हम जनरेटिव में अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पेंटिंग वाला है, जीपीटी जो है वो टेक्स्ट जनरेट करता है। तो उससे बेसिकली अभी बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह, जो खासकर लोग बोलते हैं स्पोर्ट्स का आर्टिकल, तो आप उसको स्कोर कार्ड दे दो, वो आर्टिकल बना के दे देगा तुमको। हाँ, अरे इस ओवर में ये हुआ, इसमें ये हुआ, उसमें वो हुआ, तो तुम एक क्रिकेट का स्कोर कार्ड दे दो, वो आपको एक अच्छा सा आर्टिकल बना के दे देगा जो टाइम्स ऑफ इंडिया के लास्ट पेज में होता है। आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये एक रिपोर्टर ने लिखा है कि एआई ने लिखा है। ठीक है, ये GPT-3 ना सौरभ? GPT-3 हाँ, ये GPT-3 मतलब मुझे तो लगता है रवि शास्त्री की कमेंट्री को रिप्लेस कर सकता है। कर देगा इजीली। क्या कहते हैं। और अब काफी टाइम से, लेकिन अब तुम तो टेकी हो प्रणय, तुमको मैं काम की बात बताता हूँ। लोग सोचते थे चलो भाई ये जर्नलिस्ट रवि शास्त्री क्या है, तुमने भी ऐसे बोल दिया। हाँ, अभी रिसेंटली गिटहब ने निकाल दिया है ऑटो पायलट कोड लिखने के लिए। वो अच्छे से अच्छे डेवलपर से अच्छा कोड लिख लेता है, क्या कहते हैं, GPT-3 यूज करके। उसमें सारा ओपन सोर्स कोड पड़ा हुआ है, आप सिर्फ कमेंट लिखो। एक YouTube छोटा सा वीडियो है, मतलब वो गजब का। उसने एक पूरा गेम 5 मिनट में बिना कोड लिखे लिखा। सिर्फ वो कमेंट लिखता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो लिखता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, और वो जो AI है वो कोड लिख देती है। ठीक है, और जो चीज उसने नहीं सोची होती है वो भी लिख देती है कि ये तुमने एरर कंडीशन नहीं सोची होगी, ये तुमने ब्रांच नहीं सोची होगी, सब लिख देती है। ठीक है, तो GPT-3 जो है वो प्रोग्रामर्स का जॉब भी खतरे में, सिर्फ आर्टिस्ट लोग नहीं है खाती। तो ऐसा मत सोचो कि प्रोग्रामर लोग सिर्फ अपने पैर पे हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं पहले प्रोग्रामर थी, अब आर्टिस्ट बनी, दोनों जॉब खतरे में। लेकिन अच्छा ख्याति, मुझे ये बताइए, आपने जैसे कहा कि डिजिटल टूल्स तो पहले ही लोग उसका प्रयोग कर रहे थे, तो एआई में यही सवाल आ जाता है ना, ये एआई एक औजार है या एक रचनाकार है, मतलब इस क्षेत्र में? और उसके काफी प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर वो रचनाकार है तो कॉपीराइट पर भी ये इम्प्लीकेशन होगा, क्योंकि अगर आपने एआई यूज करके कुछ प्रोडक्ट बनाया तो क्या वो कॉपीराइटेड हो सकता है? ये सवाल बहुत अभी सुनने में आ रहा है, इसका भी कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं है, लेकिन काफी डिबेट्स हो रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको औजार की तरह सोचे तो ठीक है, मतलब आप जैसे अलग अलग डिजिटल टूल्स यूज करके बनाते ही हो नई चीज, तो किस तरीके से सोचती है आप इसे अभी? हाँ, तो जैसे कि आपने बताया कि ये ओपन सोर्स भी है और उसपे वो लोग ऑलरेडी ओपन एआई और स्टेबिलिटी डिफ्यूजन वो सारे अभी अपने एपीआईज भी बनाने वाले हैं। तो बाकी के लोग फिर उनके एपीआईज यूज करके उनके ऊपर अपने खुद की और फंक्शनलिटीज बनाएंगे। तो मैंने कुछ जो आर्टिस्ट लोगों से बात की जो काफी एनिमेशन वगैरह में काम करते, तो वो तो अभी उसको टूल की तरह देख रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि इनसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, खास करके कुछ स्पेसेस जिसमें, जैसे एनिमेशन में भी बहुत लेबर इंटेंसिव काम अभी भी होता है कि बहुत सारा आपको बहुत इलेबोरेट अंदर डिटेल्स भरनी पड़ती है कोई पर्टिकुलर सीन अगर आप बना रहे हैं, राइट। और अगर आप जैसे कि कलरिंग कर रहे हैं तो आपको कितनी सारी फ्रेम्स की कुछ तो ऑटोफिल से हो रहा है, बहुत सारी चीजें तो ऑटोमेटेड से हो रही है, पर फिर भी बहुत सारा काम होता है जो बहुत ज्यादा टाइम लेता है रेंडरिंग वगैरह में। तो ये रेंडरिंग वगैरह को तो मतलब वो सोच रहे हैं कि जो इनिशियल स्टेजेस होंगे ना, जब भी कोई स्टूडियो अपना मूवी वगैरह बनाने के लिए, जो अपने बहुत सारे आइडिएशन के फेजेस में आप यूज कर लीजिए इसको, तो कम से कम वो जो मेरे स्केचेस बनने में जो टाइम लग रहा है वो तो मेरे फास्ट हो गए। तो शायद इवन आप वो फाइनल प्रोडक्ट यूज ना करे तो भी आप अपना प्रोडक्टिविटी उसमें बढ़ेगा। तो लोगों को लग रहा है कि इससे एनिमेशन में तो डेफिनेटली बहुत, गेमिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे गेम्स के जो बैकग्राउंड आते हैं, आप देखे होंगे कि वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट वगैरह में कितने इलेबोरेट कैरेक्टर बने हुए होते, तो आई थिंक वो कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफी सारा ये करेगा। और मुझे अभी तो लोग उसको टूल की तरह ही देख रहे हैं,
पर मुझे लगता है कि इसको क्रिएटर बनने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है ना। तो एक तरफ से GPT-3 से कहानी निकलेगी और दूसरी तरफ से स्टेबल डिफ्यूजन उसकी कलाकारी करके एनिमेशन बना देगा, हम लोग बैठ के सिर्फ ताली बजाएंगे। और हम हाँ, तो ये तो क्वेश्चन तो रहेगा कि, और इसका भी तो आंसर तो नहीं मिला, लेकिन खास करके जैसे बहुत सारे, अगर हम ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली एक तरीके से देखने के लिए ये देख सकते हैं कि अब ज्यादा एनिमेशन मूवीज बन पाएगी, क्योंकि उनको जल्दी काम हो रहा है, कम हो जाएगा। हाँ, तो क्योंकि पहले तो देखिए कितना ज्यादा टाइम लेता था एनिमेशन मूवीज बनाने में, एक फ्रेम ड्रॉ की जाती थी, तब तो कम ही मूवीज आती थी, अब ज्यादा आ रही है, उससे भी ज्यादा आएंगी, तो शायद एक तरीके से एक्सपैंड हो जाएगा फील्ड और ज्यादा लोगों को काम भी मिल सकता है। लेकिन एक स्टूडियो को बहुत कम लोग चाहिए होंगे, अब पहले से तो कम ही चाहिए होंगे, तो वो भी है, लेकिन स्टूडियो की संख्या बढ़ जाएगी शायद। हाँ, हो सकता है यहाँ, तो ये बैलेंस आगे कहाँ जाएगा वो देखने की बात है। मैं थोड़ा सा इस बारे में सोच रही थी कि जब हिस्ट्री में इस प्रकार की और टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस आए थे तो क्या हुआ था आर्ट के साथ, जस्ट हम आर्ट के संदर्भ में अभी बात कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है ये वाला हिस्ट्री समझने में भी, तो मैंने थोड़ा उस पे पढ़ा। तो रेनेसांस टाइम का अगर आप आर्ट देखें, राइट, तो उस समय में ज्यादातर आर्ट जो बन रहा था वो स्टेट के पेट्रोनेट से बन रहा था, कि स्टेट के पास उनको अपनी स्टोरीज लोगों को बतानी है ना, कि तो इसलिए ज्यादातर आर्ट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बनता था। आप देखो कि चर्च के अंदर सिस्टीन चैपल में वो कलाकारी कर रहे हैं, राइट, तो ये तब आर्ट ना बहुत ही मतलब लिमिटेड जगह पे ही यूज करने के लिए अवेलेबल था, क्योंकि आर्टिस्ट के पास भी टूल्स कम थे, टेक्निक्स भी इतनी नहीं थी, इतना ज्यादा लोग इतना बेहतरीन वाला आर्ट नहीं बना रहे थे शायद, तो सीख रहे थे मतलब, तो और तभी शायद आर्टिस्ट भी सीख रहे थे कि हम कितना रियल लाइफ जैसा आर्ट बनाए है ना, तभी तो वो डेविड की जो स्कल्पचर बनाई, तो कि उन्होंने कितना हम ह्यूमन बीइंग जैसा हम एक्चुअली बना सकते हैं क्या वो एक स्कल्पचर को। तो चैलेंज ये था कि क्या हम रियलिटी को आर्ट में पोर्ट्रे कर पाए कि नहीं, तो ये आर्टिस्ट का चैलेंज था, ठीक है। फिर धीरे धीरे उससे और 1-2 सेंचुरी नीचे आएंगे तो बरोक आर्ट है, जिसमें धीरे धीरे अब वो आर्ट चैपल्स और चर्च से बाहर निकल के लोगों की कॉमन लाइफ में आ जाता है। धीरे धीरे अब कॉमन मैन का भी आर्ट बनने लगता है, कि जैसे कि वर्मियर की एक पेंटिंग है, द पोर्ट्रेट ऑफ द गर्ल विथ द पर्ल इयरिंग, जिसमें एक काम करने वाली महिला की पेंटिंग है, वो कोई रानी या राजकुमारी नहीं, हाँ, वो कोई एक सामान्य महिला है जिसकी वो पेंटिंग है। तो धीरे धीरे वो ज्यादा एक्सेसिबल भी होता है, इन द सेंस कि उसके सब्जेक्ट्स भी लोगों के से जुड़ने लगते हैं, और क्योंकि और पेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं तो बहुत लोग बनाने लगते हैं आर्ट। फिर और रियलिज्म की ओर आता है, और फिर जब 19th सेंचुरी में अब फोटोग्राफी आ जाती है, तो आप सोचिए कि अगर तब तक अगर लोग अपना जो आर्टिस्ट होंगे जो लोगों की पोर्ट्रेट बनाने का काम कर रहे होंगे, तो सडनली अभी उनका राइवल आ गया है एक ऐसी टेक्नोलॉजी, वो एग्जैक्टली वो फोटो बना के दे रहा था, राइट। तो हाँ, तो उनको भी सिमिलर फीलिंग आई होगी कि मेरा तो काम गया, ठीक है। तो तभी आर्ट में क्या होता है कि उसके बाद जो मूवमेंट बनती है वो है इम्प्रेशनिज्म, जिसमें जो शुरू हुई इम्प्रेशनिज्म एज अ मूवमेंट, तब लोगों ने इनफैक्ट जो आर्ट के जो ठेकेदार बोल सकते हैं, उन्होंने बोला कि अरे ये आर्ट है क्या। कोई इम्प्रेशनिज्म में वो बेसिकली बोलते थे कि हम सनसेट की पेंटिंग जैसा फील आएगा, आपको फील आएगा कि ये सनसेट है, जरूरी नहीं कि अंदर सन होना भी चाहिए, अच्छा, तो वो दिखना चाहिए कि फील होना चाहिए एक सनसेट का, कि अच्छा ये पेंटिंग तो बड़ा सनसेट वाला फील आ रहा है, राइट। तो ये मोने ने शुरू किया, इनिशियली उनको बोल दिया गया कि ये तो बकवास आर्ट है, बट फिर कुछ टाइम के बाद उस एस्थेटिक को एक मूवमेंट बन गई, और वो एस्थेटिक एक आर्ट मूवमेंट बन गई और काफी प्रचलित थी। और जो उसके जो प्रणेता थे मोने जो माने जाते हैं, तो उनके खुद के पास कैमरा था, और वो खुद बोलते थे कि मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर मैंने एक चित्र का मतलब मैंने एक तस्वीर का यूज किया है मेरा चित्र बनाने के लिए, ना कि मैं सनसेट के सामने खड़ा रह के बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा ये भी एक है कि आपने अगर सच में सनसेट देख के बनाया तो आपका और बेहतर होगा, अगर आपने उसकी तस्वीर बनाई तो शायद तस्वीर का यूज किया तो थोड़ा सा कम माना जाता है अभी भी। मतलब अभी भी जो लोग लाइव पेंटिंग में पोर्ट्रेट करते हैं तो वो मानते हैं लोग कि पोर्ट्रेट थोड़ा अगर सामने आपका सब्जेक्ट हो तो थोड़ा और बेहतर आता है, एक उसकी लाइफ लाइक फीलिंग आप कैच कर पाते हो, जो शायद आप
अपनी एक तस्वीर से नहीं, उस सेम इंसान की तस्वीर में वो फीलिंग नहीं आती है। खैर एनीवेज, तो ये डिबेट तो है। उसके बाद बट धीरे-धीरे देखिए कि वो फोटोग्राफी भी एक पूरा आर्ट फॉर्म बन गई और उसमें से फिर वीडियोग्राफी बनी और एक फिल्म एज़ अ कंप्लीटली न्यू मीडियम ऑफ आर्ट बन गया। तो वो भी एक्सपैंड हुआ। और दूसरी साइड, अब जो लोग हाई आर्ट बना रहे थे, उनको अभी कुछ और बनाना पड़ा ना, कि पहले तो हम रियलिज्म को परस्यू कर रहे थे, पर अब हम वो तो फोटोग्राफी से आ गया है, तो मैं क्या बनाऊं? तो ज्यादा से ज्यादा आर्ट वर्क धीरे धीरे कंसेप्ट की ओर जाने लगा। कि आप देखेंगे कि उसके बाद का जो एरा आया, उसमें जैक्सन पॉलॉक की एक पेंटिंग है, वो बेसिकली एक बड़ा सा कैनवस जमीन पे रखते हैं और उस पे ड्रिप करते करते वो पेंटिंग बनाते हैं। तो वो पूरा कंसेप्चुअल आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बन गया पहले तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना उसके बाद 1950s के आसपास से, और फिर और थोड़ा आगे जाके कंसेप्चुअल आर्ट बना, जिसमें कुछ भी मतलब हो सकता है। आप कोई चीज की कहानी बताने के लिए इवन चीजों को यूज कर सकते हैं। और एक उसका थोड़ा सा एब्सर्ड एग्जांपल मैं बता रही हूँ जानबूझ के, जिसमें एक म्यूजियम के उस पे उन्होंने बनाना को टेप कर दिया, बस एक टेप बनाना था, और वो एज आर्ट पीस $200,000 में गया। ठीक है, सो कि एक्चुअली उसने मे बी इसकी अब्सर्डिटी पे ही शायद कमेंट करने के लिए किया होगा। आई एग्जैक्टली डू नॉट रिमेम्बर इट राइट नाउ, बट ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है जो कंसेप्ट आर्ट की ओर जाने लगे। तो मुझे लगता है कि देखो, दोनों साइड को मौका मिला, उसने भी अपना आर्ट भी अपना इवॉल्व हुआ उस हिसाब से, और ज्यादा ज्यादा कंसेप्ट की कहना कि अभी आज भी हम शायद आर्टिस्ट की कलाकारी को भी हम ऑफ कोर्स अभी भी सराहते हैं, लेकिन हम उसके बात को भी देखते हैं कि अच्छा ये पेंटिंग क्या कहना चाह रही है, कि क्या एक कोई कॉमेंट्री है इसके अंदर जो आर्टिस्ट बता रहा है, राइट? तो आई थिंक उस तरफ आर्टिस्ट लोगों को और जाना पड़ेगा, कि ताकि वो अपने आप को एआई से डिफरेंशिएट कर पाए, कि क्योंकि एआई का तो अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव आर्टिस्ट से आ रहा है अभी भी। शायद हो सकता है कुछ टाइम के बाद एआई भी, आई डोंट नो, आई मीन वहां पहुंचे। ऑब्जेक्टिव तो एआई का नहीं हो सकता है, लेट्स से, बट तो वही है, तो आर्टिस्ट को वो ऑब्जेक्टिव देना होगा अपनी आर्ट के थ्रू, तो उस दिशा में जा सकता है। और दूसरी दिशा में शायद हम देखेंगे कि एआई से बनी हुई पेंटिंग का एक नया ही जॉनर बन जाए, जो हम अभी यूज टू हो जाएंगे कि अच्छा ये भी एक आर्ट फॉर्म है या एक आर्ट मूवमेंट बन जाए। तो ये भी हो सकता है। तो ये दो मेरे दिमाग में इस तरह से, अभी इसमें से कौन सी जगह क्या होगा पता नहीं। और हो सकता है जो एआई से निकल के आए उसके ऊपर आर्टिस्ट लोग और कुछ बनाए, हाँ। वो एक तरीके का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाए और वो ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट के लिए सेम हो जाएगा, तो उससे तो काम चलेगा नहीं। हाँ। तो या तो एकदम जो बेस टाइप की चीज होगी वो सस्ती हो जाएगी, जैसे स्टॉक इमेजेस होती हैं। हाँ। स्टॉक इमेजेस का तो कोई पैसा नहीं देता है आजकल ना, कि एक ब्रिज की फोटो चाहिए, इसकी चाहिए, लेकिन आपको उसके बाद और खास चीज उसके ऊपर कुछ करनी पड़ती है। तो जैसा आपने बोला, और मेरे ख्याल से हर आर्ट फॉर्म में, इवन वीडियो सिनेमाटोग्राफी वगैरह में देख लो, तो इतने बड़े बड़े कैमरे और ये यूज करके लोग बढ़िया बढ़िया मूवीज बनाते थे, और अभी लोग एक फोन यूज करके टिकटॉक पे क्या बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते हैं, है ना। तो वो भी एक, जैसे जैसे आपके टूल्स डेमोक्रेटाइज हो जाएं और अच्छे हो जाएं, तो आप बना सकते हैं ना बढ़िया। तो ये मुझे आपकी अच्छी पॉइंट लगे कहते कि शायद और ज्यादा लोग कर पाएंगे। जैसे प्रणय, मैं और तुम हम दोनों तो अपने आप को किसी एंगल से आर्टिस्ट नहीं समझते हैं, लेकिन डाली यूज करके हम बोल सकते हैं कि भाई ये पेंटिंग मैंने एआई को बोला और उसने बनाई। बोल तो कोई भी सकता है शायद। हाँ, नहीं तो वही है, आप दोनों जो कह रहे हैं वो एआई को एक बहुत ही काबिल औजार की तरह समझ रहे हैं, पर शायद कुछ लोग जो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो खुद एक रचनाकार हो जाएगा, और वो जब वो उस तरीके से पहुंच जाएगा कि एआई की रचना इंसान की रचना से भी बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगी, तब इंसान का क्या होगा? शायद लोगों को ये डर है ना। हाँ, लेकिन वो खुद से बैठ के तो कुछ नहीं बना रहा है ना, तो ये चीज सोचने वाली है कि फाइनली आप उसको कुछ कहते हैं तो वो आपको बना के देता है। क्या एआई कहीं कोने में बैठ करके उसको लगता है कि आज मुझे ये बनाना है, आज मेरा मूड नहीं कर रहा है, आज मैं सनसेट बनाऊंगा। पर वो उसका भी एक सॉल्यूशन है ना, मतलब वो अभी हम लोग दे रहे हैं। जैसे आप देखिए, अब गो गेम में भी एआई ने डिफीट किया ना, अल्फा गो वगैरह वगैरह, तो उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये डिफाइन किया था कि आपको डिफीट करना है प्लेयर को, वो मूव क्या है वो सब। तो हम लोग आर्ट में शायद ऐसा बोलेंगे,
कुछ मुझे ऐसा दिखाओ जिससे कि मेरा दिल खुश हो जाए, और इनपुट है उसको पता है कि प्रणय क्या देख के प्रसन्नता होती है, और फिर वो बना सकता है। तो देन मतलब ये ऑब्जेक्टिव ठीक ऑब्जेक्टिव है ना, तो फिर भी आप कह सकते हैं उसने खुद इवॉल्व किया है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। पर अभी बाय द वे ये काफी बड़ा लीप लिया है तुमने, तो ये अभी इस चीज से काफी दूर है प्रणय। ये ऐसा हो सकता है हो जाए एक दिन, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता जो तुमने सिनेरियो बोला, लेकिन अभी इस चीज से काफी दूर है ये चीज कि तुम बोलो कि बस मेरा दिल खुश कर दो, जबकि एक आर्टिस्ट तुम्हारा दिल खुश करने की कोशिश कर सकता है या कर सकता है। तो आप क्या बोलते हैं ख्याति? हाँ, मैं इवन अगर हम वहां आपके लीप तक ना जाएं और हम बस अभी रियलिटी में जो रहे ना, उसमें भी थोड़े इसमें काफी प्रॉब्लम्स है। और वो मतलब 3 मूलभूत जो मेरे दिमाग में अभी ये आ रहा है कि एक तो ये है कि एआई का खुद का तो दिमाग नहीं है, वो तो उसको जो फीड की जा रही है इमेजेस उसी से सीख रहा है, राइट? तो अब हमारे समाज में ऑलरेडी बहुत सारे बायसेस भी एग्जिस्ट करते हैं और बहुत सारी इनइक्वालिटीज भी एग्जिस्ट करती है, राइट? तो वो वहीं से जो बच्चा देखेगा वो ही सीखेगा वाला हम बोल सकते हैं। तो ये बच्चा भी वही देख रहा है और वही उस तरह से, और वो उन्होंने देखा कि ऑब्जेक्टिवली वो फीमेल्स की तस्वीरें कम बना रहा है, उसकी जो तस्वीरें बनती है उसमें जो नॉन वाइट पीपल की तस्वीरें कम बन रही है। तो इनफैक्ट उन्होंने कुछ ओपन एआई में तो शायद वो प्रॉम्प्ट में बीच में से खुद से ऐड कर रहे हैं रैंडमली टू सी दैट कि भाई ठीक है इनकी भी बने। बट ठीक है, ये बायसेस के बारे में तो फिर भी हम अवेयर है और हम इसके बारे में फिल्ट्रेशन में कुछ कर सकते हैं। जैसे कि वो क्या कर रहे हैं अभी कि क्योंकि फीमेल की तस्वीरें कम बन के आ रही है, जब मतलब अगर आपने बोला कि लॉयर, मुझे एक लॉयर की इमेज चाहिए, राइट? तो वो लॉयर की इमेज में वो बाय डिफॉल्ट एक मेल को फोटो बना के देगा। तो वो थोड़ा फिर भी प्रोग्रामर अपने अंदर उसके फिल्टरिंग लगा के कि ठीक है उसको बैलेंस कर दो, तुम जो आउटपुट दिखा रहे हो 4 ऑप्शंस उसमें तुम 50-50 दिखाओ, इस टाइप का वो कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी और भी हार्मफुल ये बन सकता है कि आप किसी के कंसेंट के बिना उसकी फोटो को मॉर्फ करके बहुत कुछ कर सकते हो, जो एनीवेज रियल लाइफ में भी अभी भी हो सकता है अगर कोई चाहे तो। बट ये तो अलग ही स्केल हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो ऑटोमेटेड बन रहा है। तो इसका तो जो स्केल होगा तो वो पूरा डेटाबेस के लेवल पे। अभी तो क्या किसी एक इंसान ने बैठ के आपकी फोटो मॉर्फ की और कुछ किया तो आप उसको जाके थोड़ा ये पीएनलाइज करना फिर भी आसान है। लेकिन जब एक सिस्टम लेवल पे अगर ये हो जा रहा है तो अभी तो वो लोग वैसे ये प्रॉम्प्ट्स नहीं ले रहे हैं कि कुछ भी अगर अश्लील और अगर हिंसात्मक चीजों की वो प्रॉम्प्ट्स नहीं बना पा रहे, तो ये फिल्ट्रेशन लगाया हुआ है उन्होंने। बट कौन कह सकता है ना कि ये जब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहा है तो कोई उसको कैसे तोड़ मरोड़ के इसको यूज करेगा वो हम अभी बोल नहीं सकते। तो आई थिंक और ओपन सोर्स है, कोई अपनी लोकल सेटिंग में हटा भी सकता है ना, वो सेटिंग फिल्टर को हटा एग्जैक्टली। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है। और जो तीसरा प्रॉब्लम है वो लोगों को लग रहा है कि हम लोग इस पर्टिकुलर मॉडल ने इतने सारे जो आर्टिस्ट लोगों की तस्वीरें यूज की है उस मॉडल को सीखने में और उसको आत्मसात सॉर्ट ऑफ किया ना कि अभी ये पिकासो का पेंटिंग हो गया। तो ठीक है, जब तक आप किसी गुजरे हुए पेंटर की डिजाइन स्टाइल यूज कर रहे हो तो बात अलग है ना। कुछ ऐसा हो गया है कि एक्चुअली कोई एक फेमस आर्टिस्ट है जो अभी मतलब वो लिविंग आर्टिस्ट है और उनकी ग्रेग रुत्कोव्स्की नाम है उनका, तो उनकी प्रॉम्प्ट बहुत ज्यादा चली है। मतलब पिकासो से भी ज्यादा लोग एक्चुअली उसकी, क्योंकि आप देखिए अगर आज कोई बना रहा है आर्ट, राइट, तो आज की स्टाइल में जो पॉपुलर है या जो अच्छा माना जाता है उसी आर्टिस्ट को यूज करना चाहेगा ना। तो ये क्योंकि एक बहुत ही अच्छे फैंटेसी आर्ट की इमेजेस बनाने वाले हैं तो लोग उनकी आर्ट की बना रहे हैं, तो वो बोल रहे कि ये तो मेरा आर्ट तो कॉमोडिटाइज हो जाएगा ना। तो ठीक है, लोग तो यूज अच्छा कर पा रहे, लेकिन उस आर्टिस्ट ने तो कंसेंट कभी दिया नहीं ना कि आप मेरा आर्ट इसके लिए यूज कर लो। अभी इसका एक लेकिन ख्याति इसमें मुझे ये बताइए, इसमें और इसमें क्या फर्क है कि जो नए आर्टिस्ट भी आर्ट सीखते हैं वो दूसरे आर्टिस्ट की आर्ट को देख देख के ही तो सीखते हैं। हाँ, तो मैं यही बोलने वाली थी कि इसका ये एक आर्ग्यूमेंट है सामने, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा उससे ज्यादा है ना, क्योंकि इसका स्केल बहुत अलग है। तो कोई आपका हाँ, क्योंकि वो डिजिटाइज हो गया। लेकिन मैं कहूंगा कि मैकेनिज्म में कोई फर्क नहीं है।
हाँ, तो मैकेनिज्म इसके नहीं, लिए लीगल इंस्पिरेशन ही ली गई आर्ग्यूमेंट्स है। और हाँ, क्योंकि हाँ, हम लोग भी तो ऐसे ही सीखते हैं। और आप देखिए कि जब यंग आर्टिस्ट होते हैं तो उनको सिखाया भी जाता है कि म्यूजियम में जाके वो एग्जैक्टली हूबहू उनके ब्रश करते हैं, स्ट्रोक्स को कॉपी करो, ये करो। तो बिल्कुल। इसी तरह से आप आत्मसात करते हो दूसरे का स्किल और फिर अपना आप बनाने की कोशिश करते हो। अगर आप देखो तो ये एआई भी यही कर रही है, लेकिन उसी चीज को एक लाखों गुना बड़े स्केल पे उसने कर दिया। जो कि एक इंसान का आर्ट सीखने का तरीका होता है, उसी हाँ, तरीके को इसने मल्टीप्लाई कर दिया जबरदस्त। या बिल्कुल। पर वही है कि आर्टिस्ट के एंगल से वो ये आर्ग्यू कर सकता है कि मैंने तो कभी इसके लिए ये वाले चीज के लिए अग्री नहीं किया था ना। ठीक बात तो है, लेकिन उसने हाँ, पर आप कभी किसी को मना थोड़ी कर सकते हो कि मेरी आर्ट देखो मत। तो फिर तो आपको सबको बोलना पड़ेगा मैं आर्ट बनाऊंगा पर देखना मत और उससे सीखना भी मत। हाँ, हाँ, पर मुझे लगता है कि है ये थोड़ा अभी ग्रे एरिया है कि ये सेटल्ड डिबेट नहीं है। तो ठीक बात। हाँ, ठीक है। तो अंत में इसका ऐसे कुछ सॉल्यूशंस है क्या? कुछ लोगों ने सोचा है किस तरीके से जनरेटिव एआई का सकारात्मक प्रयोग किया जा सकता है? सोल्यूशन, प्रॉब्लम क्या है प्रणय? नहीं मतलब जैसे Solution ये से जो पहले। डेंजर्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस अच्छा, किए इस तरह से उसके। मैं बोलूंगा ये डेंजर भी तो मैं बोलूंगा ना प्रणय कि भाई मतलब कोई आर्टिस्ट भी तो कुछ भी बना सकता है। हम्म ऐसा आप किसी को कुछ बनाने में कोई मनाही है क्या दुनिया में? आपका हाथ है, आपका दिमाग है, आप कुछ भी बनाइए, है ना। इससे सिर्फ एक ही चीज हो रही है कि ये चीज जो भी चीज थी वो आसान हो गई। तो आप जो भी प्रॉब्लम्स ख्याति ने बोली है वो सारी प्रॉब्लम्स इंसान भी क्रिएट कर सकते हैं। आप दूसरे को मॉर्फ कर सकते हैं, आप दूसरे की शक्ल हूबहू बना सकते हैं, फोर्जरी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आप दूसरे के स्टाइल में लिख सकते हैं, बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। अब ये है कि ये चीज क्योंकि कंप्यूटर कर रहा है तो ये चीज अब करोड़ों लोगों के हाथ में पहुंच गई है। पहले ये कुछ स्किल वाले लोगों के हाथ में थी, तो अब स्किल जो है वो डेमोक्रेटाइज हो गया है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन अब उसके ये सब नुकसान है कि अभी अगर स्किल डेमोक्रेटाइज हो गया है तो वो स्किल यूज करके आप बुरे काम भी कर सकते हैं और अच्छे काम भी कर सकते हैं ना। तो अब इसको रोकना चाहिए, ये तो मैं बोलूंगा बहुत गलत चीज है। ये तो इस तरह से हो गया कि भाई क्या कहते हैं, आप दूसरे लोगों को बाइसिकल दो कि मत दो, कि गाड़ी दो कि मत दो, आप किसी की चीज चुरा के भी भाग सकते हो और आप अपने काम पे भी जा सकते हो, है ना, दोनों काम कर सकते हैं। अब आप उससे क्या करेंगे ये तो आप पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये चीज से काफी फर्क पड़ता है कि मंशा किसकी है। मंशा तो इंसान की है और जिसकी मंशा है वो ही जिम्मेदार है फाइनली, ऐसा मैं मानूंगा। मैं लॉयर तो नहीं हूं, हमको शायद ये चीज किसी लॉयर के साथ भी डिस्कस करनी चाहिए ये सब एंगल। पर मैं बोलूंगा कि फाइनली जो उसको जिसकी मंशा है और जो उसको पब्लिश कर रहा है, जो उसको यूज कर रहा है गलत काम के लिए, जिम्मेदारी तो उसकी है। कंप्यूटर बेचारा तो कंप्यूटर है, वो उसको जो बोला जाएगा वो कर देगा, उसको थोड़ी पता है सही गलत क्या है। पर अभी वो लोग क्या कर रहे हैं कि अभी उन्होंने बोला है कि आप आई थिंक पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज की नहीं बना सकते हो फोटो रियलिस्टिक तस्वीरें, क्योंकि वो आई थिंक वहां बहुत बड़ा स्कोप है कि लोग कुछ मिस इन्फॉर्मेशन मेरे को लगता है अपने को बचाने के लिए ज्यादा है ख्याति। मतलब ज्यादा ऐसा कुछ होगा तो लोग पता चला कोई पॉलिटिशियन आके डाली को बंद करवा देगा। आपने चाइना के किसी के ऊपर मना दी तो पता चला चाइना में बैन ही हो जाएगा ये सब कुछ, है ना। तो ये सब तो बहुत आसान है। नहीं तो अब मुझे समझ में आया मेरा प्रॉम्प्ट का इतना गलत आंसर क्यों आया, क्योंकि सौरभ आप पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी हैं तो मैंने इसीलिए प्रॉम्प्ट डाला और वो गलत आ गया। हम लोगों के कोई अच्छे एग्जांपल्स ही नहीं होंगे उसके लर्निंग डेटाबेस में। हाँ, ख्याति मैं ये भी सोच रहा था, जैसे एक मुझे लगता है बदलाव की जरूरत है वो कॉपीराइट लॉ में है, और इसके ऊपर तो क्योंकि जैसे एआई जनरेटेड इमेज है, एटलीस्ट वो आइडेंटिफाई तो होना चाहिए कि एआई जनरेटेड है, या फिर पैटेंट लॉ में भी नया आना पड़ेगा कि एक अलग टाइप का पैटेंट रहता है एआई जनरेटेड इमेजेस के लिए वर्सेस ह्यूमन जनरेटेड इमेजेस के लिए। तो ये चीजें शायद अभी भी ये बदलाव लाना तो जरूरी है। लेकिन इसमें प्रणय, अब ये जो ख्याति जो आपको एग्जांपल्स दे रही थी ना कि आपने खड़े होके सनसेट बनाया कि सनसेट के फोटो से सनसेट बनाया कि आपने अपनी कल्पना से बनाया, इन तीनों चीज में फाइनली फर्क पड़ता है। जो बनाया वही सच है, कैसे आपने बनाया उससे फर्क नहीं पड़ता है ना।
उसी तरह से आपने फोटोशॉप यूज करके बनाया, आपने उसमें ऑटोफिल यूज कर लिया कि ब्रश को हिला हिला के बनाया, इससे फर्क क्या पड़ता है? तो उसी तरह से ये उसी कतार में है, लेकिन काफी आगे है। अब आपने उसमें एआई से हेल्प लेके बना के उसको, और उसमें आपने एक पिक्सल भी ऐड किया या नहीं किया। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा भाई? जो आया वो अगर आपने दिया तो आप, मेरे को लगता है वो इंसान का ही है, कुछ भी कंप्यूटर का तो नहीं है। पर मुझे लगता है इसमें अगर जो आर्टिस्ट ये क्लेम करेगा ना कि मैंने बनाया है, तो आई थिंक उनको प्रूफ उसका कुछ बताना पड़ेगा। देना पड़ेगा। हाँ, क्या मुझे प्रूफ ऐसा लगता देंगे? है कि क्या लोग बताइए। अभी एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आप बोल रहे हो कि आपने बनाया है, तो अब क्योंकि लोग आपको भरोसा, आपको ज्यादा पैसा क्यों देंगे अगर उसकी वैल्यू अभी भी समझिए कि वो मानी जाएगी कि अच्छा, जैसे आज भी अगर आपने हैंड पेंटेड कुछ है तो उसको थोड़ा सा लोग फिर भी ज्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि लोग नहीं तो इसके दूसरे सोल्यूशन निकलेंगे। जैसे अमीन, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। जैसे लोग पावरलूम की चीज हैंडलूम करके बेचते हैं ना, तो इतना ज्यादा फोर्जरी होता है मार्केट में, लेकिन खरीदने वाले को नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते। पर इसमें एक्चुअली मुझे लगता है कि शायद आप रिवर्स इंजीनियर करके निकाल सकते हो। अगर ये ऐसे कुछ ही मान लो 10-15 ही नेटवर्क है कि आप फोटो नेटवर्क को दोबारा दे दो तो वो बोल दे ये मैंने बनाई है। ठीक है, तो शायद उल्टा ज्यादा आसान होगा कि ये बताना कि ये एआई जनरेटेड है, रादर देन आर्टिस्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी रखना कि ये तुमने बनाई है। पर इसमें भी एक ये चूहे बिल्ली का खेल हो जाएगा। जैसे लोग करते हैं ना फोर्जरी करने के लिए, अभी पावरलूम करेंगे फिर उसको एसिड में डाल देंगे थोड़ा सा उसको पुराना दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये सब लोग हरकतें करते हैं ना ताकि वो चीज में थोड़ा सा असली लगने लगे। अब आप कंप्यूटर से ले लो इमेज और उसमें फिर थोड़ा सा कुछ का ऊपर तड़का लगा दो, फिर आप क्या करोगे, है ना? नहीं तो सौरभ वही सवाल है ना, कहानी वो बाउंड्री एस्टेब्लिश करना जरूरी है। मतलब ओनरशिप के हिसाब से, मतलब मैं अपने हिसाब से नहीं बोल, क्योंकि कॉपीराइट लॉ जिसने दिया उसकी है ना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि प्रॉम्प्ट मैंने दिया तो मेरी है। वो एस्टेब्लिश नहीं है सौरभ, वो आपको लग रहा है कि ऐसा आपने प्रॉम्प्ट दिया तो आपका ही हो गया वो, पर वो एटलीस्ट कॉपीराइट लॉ में एस्टेब्लिश नहीं है अभी। ऐसा है क्या? तो लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि मीर के साथ का आपको एपिसोड याद होगा, एक पेटेंट या एक कॉपीराइट के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस होती है ना, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, नॉवेल होना चाहिए, और इट हैज टू बी मेड बाय अ ह्यूमन, दैट इज, वो भी एक कंडीशन है। तो मैं कहूँगा वो जो प्रॉम्प्ट देना ही बनाना है इस केस में, ब्रश लगाना बनाना नहीं है। जो प्रॉम्प्ट देना है वही उसमें बनाने का जो क्रिया है वो प्रॉम्प्ट देना है, यहाँ पे तुलिका नहीं है। क्योंकि वरना तो आपको लग रहा है कि फिजिकल तुलिका होनी चाहिए। लॉ में एस्टेब्लिश नहीं है ये अभी। वो सवाल ये है। तो आई थिंक लॉ ऐसे ही बनेगा कुछ, मतलब ऐसा मुझे लगता है। आई थिंक वो सेटल नहीं है अभी, क्योंकि जो गेटी इमेजेस की जो स्टॉक वाली जो वो लोग अभी एआई जनरेटेड इमेजेस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको अभी लग रहा है कि कोई हम पे केस वेस ना कर दे। हाँ एग्जैक्टली, इसलिए वो थोड़ा सा अभी वो ग्रे एरिया में मान रहे हैं उसको। अच्छा, ठीक है, होगा, लेकिन ये होगा। और आई थिंक कुछ बड़े आर्टिस्ट जिनको लगेगा कि सच में ये तो मैं बहुत ही यूनिक हूँ और मेरा कुछ जा रहा है, राइट, तो उसके पास है ना कि ठीक है मैंने तो ये वाले सारे सवाल शायद होंगे कि क्या आप स्टाइल को पेटेंट कर सकते हैं, आर्ट को नहीं। ये इस मुद्दे पे आ गया, क्योंकि वो स्टाइल में बनाता है, उसको कॉपी पूरा नहीं करता। मुझे लगता है कि ये कंसेंट होना चाहिए कि क्या मेरा आर्ट इन पर्टिकुलर एआई को ट्रेन करने के लिए यूज हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी बोला नहीं कि तुम मेरा यूज कर लो, कैसे यूज कर रहे हो। आई मीन आई थिंक दैट कैन बी अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन फॉर समबडी टू आस्क कि मैंने अगर लेकिन वो तो इस तरह से हो गया कि मैं किसी को बनाया है। पर आप फिर ये तो आप बोल सकते हो मैं किसी इंसान को भी नहीं सीखने दूंगा मेरी आर्ट देख के, ऐसा आप रोक सकते हैं किसी को क्या? नहीं, क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो रोक सकते हैं ना सौरभ, कैसे आप रोक सकते हो? मैंने देख लिया तो सीख लिया। नहीं, क्या थी, आप कुछ बोल रहे थे, फिर मैं तो जैसे कि आप पब्लिक गैलरी में जब उस अपनी आर्ट को रख रहे हो तो आप अग्री कर रहे हो कि ठीक है मैं अपना आर्ट वहां रख रही हूँ, ठीक है। तो काफी सारे लोग अपना आर्ट अभी ऑनलाइन उनके पोर्टफोलियोज होते हैं, आर्ट स्टेशन और ऐसे कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो वहां रखेंगे। अगर उनको ये लगता है कि ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो फिर उनका वो इंसेंटिव चला जाएगा ना, तो कल मैं क्यों रखूंगा, फिर मैं ओनली जहां पे मतलब एक किताब में ही मैं अपना आर्ट डालूंगी। क्या मैं सिर्फ एक
एनिमेटेड मूवी के लिए ही मैं आर्ट बनाऊंगी। मैं मतलब अगर जो अच्छे आर्टिस्ट है वो तो ये बोल सकते हैं कि ठीक है मैं पब्लिक डोमेन में नहीं डालूंगा, ओनली डिज्नी की जब मूवी आएगी तो मेरा आर्ट दिखेगा, वरना मत दिखो, ठीक है। तो वो हो सकता है एक लेकिन उस डिज्नी की मूवी से फ्रेम निकालना तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम थोड़ी है। हाँ, तो फिर वही हुआ ना कि उसने कंसेंट नहीं दिया है, मतलब उस चीज का उस यूज के लिए, फिर वो इलीगल माना जाएगा। ऐसा मतलब मैं तो नहीं हूँ लॉयर, बट मुझे लगता है कि ये सारे सवाल क्योंकि अगर आपने नहीं प्रोटेक्ट किया तो लोगों मतलब जो बना रहा है उसका भी, अगर उसको लग रहा है कुछ जा रहा है तो वो क्यों फिर वो बनाएगा ना, उसका भी इंसेंटिव कम हो रहा है। तो दोनों जगह पेरेंट्स होना चाहिए। एक ऑप्शन नहीं हो सकता कि ठीक है मैं अग्री करती हूँ कि मेरा आर्ट इसको ट्रेन होने में जाए, और जितने लोग इसका प्रॉम्प्ट यूज करके बना रहे हो तो क्योंकि तो मुझे रॉयल्टी दे दें। हाँ, दो मुझे क्योंकि तुम एक्नॉलेज कर रहे हो कि तुम मेरा आर्ट स्टाइल यूज कर रहे हो, मतलब बिल्कुल। हाँ, वो तो एकदम नाम के साथ यूज करते हैं कि भाई पिकासो जैसा है बना दो। हाँ, बिल्कुल। तो अगर वो एक्नॉलेजमेंट है तो फिर इंसान को भी कुछ होना चाहिए। आई डोंट नो। नहीं ये आई मीन इस चीज में कुछ ना कुछ तो नया, बहुत मतलब ये दुनिया हिला देने वाली चीजें तो हैं, क्योंकि इससे एक चीज समझ में आती है कि कोई भी मैकेनिज्म शायद हो भी दुनिया में, लेकिन किसी भी चीज को जब व्हाटएवर 10, 100, 1000 लाखों से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और बहुत आसान कर दिया जाए तो वो सेम चीज नहीं रहती, वो एकदम अलग हो जाती है, और उसके इम्प्लीकेशन और उसके जो आउटकम्स हैं वो सब बदलने लगते हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत सही लगा ख्याति, आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस एपिसोड में। तो मुझे लगता है हाँ, ये एक ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें बहुत कुछ होने वाला है आगे भी। तो देखते रहिए जनरेटिव एआई का कमाल और उसका कि क्या प्रभाव होंगे वगैरह। उसके ऊपर मेरा ये भी दावा है कई और पुलियाबाजी भी होंगी, क्योंकि कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर देखते रहिए। तो इसी बात पे एपिसोड खत्म करते हैं। थैंक यू। शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।